और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। अध्याय नंबर 4 आयन विनिमय। आयन विनिमय चल रहा था अपने चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर अपन ने लगभग अपने चैप्टर कंप्लीट है थोड़ा सा, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे धनायन विनिमय क्षमता के बारे में पढ़ रहे थे। धनायन विनिमय क्षमता के संबंधित अपन बातें कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि धनायन विनिमय क्षमता पौधों के पोषण के अंदर किस प्रकार से सहायक है। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि धनायन विनिमय क्षमता का पौधों के पोषण से संबंधित किस प्रकार से उपयोगिता है। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था धनायन विनिमय क्षमता। अब अपन पढ़ेंगे इसी के आगे धनायन विनिमय क्षमता के आगे। धनायन विनिमय क्षमता के अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि किस धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं किसे। इसकी एक बार परिभाषा वापस बता दे रहा हूँ। 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा जिसमें 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित किए गए धनायनों की अधिशोषित किए गए क्या है एब्जॉर्बेशन किए गए अधिशोषित किए गए हाइड्रोजन आयन H+ आयन या फिर धनायनों की क्षमता को क्या कहते हैं अपन? धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था। और इसके द्वारा अपन ने क्या क्या सीखी, इसको शॉर्ट में CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं। इसके बारे में पूरी अपन ने डिटेल से बात कर ली थी। आज अपन इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या है जिसके बारे में अपन बात करेंगे कि धनायन विनिमय क्षमता का मृदा उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा कि धनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण, इन दोनों में क्या संबंध है। तो पौधों के पोषण से संबंधित अपन ने 2-3 पॉइंट भी पढ़े थे इसके, और ये किस प्रकार से कार्य करता है इनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब आज अपन अपना नया टॉपिक है अपने धनायन विनिमय क्षमता और पौधों का पोषण। धनायन धनायन विनिमय क्षमता एवं धनायन विनिमय क्षमता एवं और मृदा की उर्वरता और मृदा उर्वरता, ये आज अपने टॉपिक रहेगा। मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता आज ही अपना क्लास के अंदर अपना पढ़ेंगे कि धनायन विनिमय क्षमता मृदा की उर्वरता के संबंध में किस प्रकार से उपयोगिता दर्शाती है। उसके बारे में अपन बात करेंगे कि धनायन विनिमय क्षमता के मृदा की उर्वरता से किस प्रकार से संबंधित है, इनके बारे में। तो धनायन विनिमय क्षमता और मृदा की उर्वरता कि धनायन विनिमय क्षमता मृदा से उर्वरता को प्रभावित करती है या उसको कम करती है या ज़्यादा करती है, इनके बारे में। तो धनायन विनिमय क्षमता क्या करती है, जैसे संपूर्ण कृषि क्षेत्र में पौधों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। तो जानते ही हो आप सभी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि पौधे क्या करते हैं, पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जो पौधे किसकी उसके अंदर उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, CO2 की उपस्थिति होनी चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, लाइट की होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश की। इसके अलावा जल की उपस्थिति होनी चाहिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा एक होता है आपके क्लोरोफिल, पर्णहरित। इन सब की उपस्थिति होना, इन चारों की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं अपने शरीर के लिए। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। जो अपन ने पिछली क्लास तक, मतलब ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके संबंध में बातें। तो अपन सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है पादप के लिए, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य बनता है पौधों के लिए, वो है आपके पौधों के लिए उसके बाद में जो कार्य है वो है आपके
धनायन विनिमय क्षमता इंपॉर्टेंट इतनी। इसके पश्चात में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? धनायन विनिमय क्षमता को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, जिसके अंदर CO2 चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है, सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश और जल, और इसके अलावा पर्णहरित, जिसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है ना, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये पर्णहरित क्लोरोफिल एक वर्णक है, जिसके कारण जैसे अपने शरीर में होता है हीमोग्लोबिन वर्णक, जिसके द्वारा क्या होता है? अपने ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। उसी प्रकार पादपों के अंदर पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण उनके अंदर पत्तियों का रंग हरा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इंपॉर्टेंट है पादपों के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग धनायन विनिमय क्षमता भी मृदा की उर्वरता और पौधों के लिए क्या है? कृषि क्षेत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात समझ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने छोटी क्लासों में पढ़ी, लेकिन बता दे रहा हूँ। किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, जल एवं पर्णहरित की उपस्थिति में पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसके आगे अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद में अगला है आपके टॉपिक, जिसके अंदर मृदा और धनायन विनिमय क्षमता, जिसकी परिभाषा अपन ने पढ़ ली है कि धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है। और अनेक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में धनायन विनिमय क्षमता को क्या है? मृदा उर्वरता का एकमात्र सूचक कहा है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा इसके बारे में? धनायन विनिमय क्षमता के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा कि CEC का मतलब क्या है? धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है? मृदा उर्वरता का महत्वपूर्ण सूचक है, महत्वपूर्ण सूचक है। मृदा उर्वरता का क्या है? महत्वपूर्ण सूचक है कि मृदा की उर्वरता से संबंधित क्या है? महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन? धनायन विनिमय क्षमता। ये वैज्ञानिकों ने कहा है अनेक प्रयोगों के द्वारा। अब धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? इसका क्या है? मृदा के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है धनायन विनिमय क्षमता का। मृदा के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है कि धनायन विनिमय क्षमता अगर ज़्यादा है तो भी उसका प्रभाव पड़ता है, कम है तो भी उसका सीधा मृदा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कैल्शियम बेस संतृप्ति वाली मृदा सबसे अधिक होती है, जिसके अंदर क्या है? ऐसी मृदा या फिर मृदा के अंदर मृदा में कैल्शियम मतलब Ca+2 परमाणु क्रमांक कितना होता है कैल्शियम का? 20 नंबर पे आता है तत्व, है ना। तो कैल्शियम की क्या होती है? प्रतिशतता। जिस मृदा में कैल्शियम बेस संतृप्ति, मतलब अभी बेस संतृप्ति के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है ये। मृदा के अंदर आपके कैल्शियम की अगर संतृप्ति ज़्यादा है, कैल्शियम का आयन ज़्यादा है, बेस संतृप्त ज़्यादा होंगे, तो वो मृदा क्या होगी? सबसे उपजाऊ मानी जाती है। क्या होती है? उपजाऊ मानी जाती है। कैल्शियम मृदा में कैल्शियम बेस संतृप्ति अधिक होने पर, कैल्शियम बेस संतृप्ति सबसे अधिक होने पर क्या होता है? संतृप्त अधिक होने पर मृदा उपजाऊ होगी। अगर मृदा के अंदर कैल्शियम का आयन ज़्यादा होंगे तो वो मृदा क्या होगी? उपजाऊ होगी। ये ध्यान रखें आप। इसके आगे अपन बात करते हैं कि मृदा के अंदर इसके अलावा और क्या कार्य होते हैं कि अगर मृदा संतोषजनक होगी और वो उपजाऊ रहेगी, इसके अलावा मृदा के अंदर सबसे अधिक होगी तो पोषक स्थिति भी ज़्यादा होगी, उसके अंदर पोषक तत्व भी आसानी से उपलब्ध होंगे। इसके अलावा कैल्शियम प्रदान क्ले के अंदर, अब देखो बात करते हैं अपन कैल्शियम की, कि कैल्शियम प्रधान मृदाएं, मतलब कैल्शियम की मात्राएं, कैल्शियम प्रधान मृदाएं सरंध्री एवं दानेदार, कैल्शियम प्रधान मृदाएं सरंध्री एवं दानेदार संरचना की होती है, अब दानेदार होगी और सरंध्री मतलब रंध्रों की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो मृदा क्या करेगी? ज़्यादा वातन करेगी, ज़्यादा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेगी और मृदा वो पादपों के लिए उपयोगी रहेगी। इसके अलावा और क्या होता है कैल्शियम प्रधान मृदाओं के अंदर? देखो आप बात करें अपन तो इसके अलावा कैल्शियम प्रधान क्ले
कैल्शियम प्रधान क्ले में कैल्शियम प्रधान क्ले में वातन मतलब वातावरण से संपर्क है ना, वातन और कैल्शियम प्रधान क्ले में वातन और जल निकास, वातन और जल निकास अच्छा होता है। तो अगर हम अपन बात करें धनायन विनिमय क्षमता कि मृदा के अंदर क्या कैल्शियम प्रधान मृदाएं होगी, कैल्शियम के अणु ज़्यादा होंगे, Ca+2 के आयन ज़्यादा होंगे मृदा के अंदर, तो उस मृदा वो सरंध्री होती है, दानेदार संरचना की होती है। इसके अलावा कैल्शियम प्रधान क्ले के अंदर वातन अच्छा होता है, जल का निकास क्या होता है, अच्छा होता है, जल का निकास अच्छा होता है। तो ध्यान रखें ये बात आप, जल का निकास अच्छा होता है। और इसके ऊपर कोई मृदा के ऊपर क्ले के अंश, जिसके कारण ये इसमें क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ता है। प्रतिकूल का मतलब, प्रतिकूल कहें चाहे अपन हानिकारक कह सकते हैं इसको, हानिकारक प्रभाव कम पड़ता है, हानिकारक प्रभाव कम पड़ता है। तो आगे बात समझ में, कैल्शियम प्रधान मृदाएं सरंध्री एवं दानेदार होती है, दानेदार संरचना की होती है। कैल्शियम प्रधान क्ले में वातन और जल निकास क्या होता है, अच्छा होता है। कैल्शियम प्रधान क्ले में वातन और जल का निकास अच्छा होता है, प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव कम पड़ता है। तो इससे क्या होता है, आगे बात समझ में कि धनायन विनिमय क्षमता पादपों में या कृषि क्षेत्र में क्या है। पहली बात तो अपन ने बात की, पादपों और कृषि क्षेत्र के अंदर प्रकाश संश्लेषण के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पादप वृद्धि नहीं कर पाएगा। और दूसरा, धनायन विनिमय क्षमता के अंदर अगर वो नहीं रहेगी तो मृदा की उर्वरता पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो इसी संतृप्त मतलब अम्लीय मृदाओं से, कैल्शियम प्रधान मृदाएं तो क्या होती है आपके, उनके अंदर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, दानेदार होती है, सरंध्री, वातन और जल का निकास अच्छा होता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि बेस असंतृप्ति या फिर मृदाओं में विनिमय हाइड्रोजन मतलब H+ आयन तथा एल्यूमिनियम मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम के Al3+ आयन की अधिकता के कारण क्या होगा, अम्लता अधिक होगी, अधिकता के कारण अम्लता बढ़ती है। आगे बात समझ में कि मृदाओं के अंदर, पहले तो अपन की कैल्शियम आयन की बात की, तो कैल्शियम आयन होता है तो वो मृदाएं उपजाऊ होती है, बस पहली बात। तो दूसरी बात, अपन मृदाओं में हाइड्रोजन आयन और या एल्यूमिनियम आयन की अधिकता होने के कारण अम्लता बढ़ती है। क्या होती है, अम्लता बढ़ती है, जिससे क्या होगा, अब अम्लता बढ़ने से क्या नुकसान होंगे या क्या फ़ायदे होंगे वो देखो। तो ये मृदाएं क्या होती है, यह मृदाएं क्या होती है, भुरभुरी होती है। ये मृदाएं भुरभुरी होती है तथा बेस असंतृप्ति की प्रतिशतता 30 से, असंतृप्ति की प्रतिशतता 30 से अधिक होती है। पहली बात तो विनिमय हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की अधिकता से मृदा में अम्लता बढ़ती है और इसकी बेस संतृप्ति की प्रतिशतता कितनी हो जाती है, 30 से अधिक हो जाती है। और इससे क्या हो जाता है, इन मृदाओं में क्या हो जाएगा आपके, उसके अंदर तो पौधों को उपजाऊ क्षमता अच्छी होती है। इन मृदाओं में क्या होगा आपके, जो विनिमय हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण क्या होगा आपके, इन मृदाओं में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। इन मृदाओं में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है
तथा और इनका उपचार क्या होता है? इन मृदाओं के उपचार में क्या डालते हैं अपन? चूने का प्रयोग करते हैं। चूने का प्रयोग करते हैं। तो पहली बात अपन ने बात की कि इन मृदा के अंदर कैल्शियम की बढ़ेगी तो अच्छा वातन होगा और उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की आयन की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा में क्या हो जाएगी? वो पौधों की वृद्धि क्या होगी? अच्छी नहीं होगी अम्लीयता होने से। तो इसके उपचार के लिए अपन क्या डालते हैं? इसमें चूने का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाएगी और कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाएगा? आपके कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ने से वो मृदा उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। आगे वर्ष में मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक बात कर ली अपन ने। अब इसके अलावा और बात करते हैं कि पहले कैल्शियम की, फिर एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन की, इसके अलावा सोडियम की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होता है देखते हैं अपन। सोडियम आयन मतलब Na+ की। देखो आगे, इसके आगे अपन बात करते हैं कि जब विनिमय सोडियम की मात्रा कुल विनिमय धनायनों की 10 से 15% अधिक हो जाती है तो मृदा क्या हो जाएगी? वो क्षारीय हो जाएगी। अम्लीय किससे होती है? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों से। और क्षारीय होगी आपके हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन की मतलब जब विनिमय मतलब आयनों की संख्या, विनिमय सोडियम का प्रतीक चिन्ह तो पता ही है सभी को Na+। अगर सोडियम आयन की प्रतिशतता की मात्रा कुल मतलब जितने भी बाकी सारे हैं, कुल विनिमय धनायन कितने हैं? कुल विनिमय धनायनों की 10 से 15 कुल विनिमय धनायनों की 10 से 15% से अधिक होती है तो मृदा क्या रहेगी? वो मृदा क्षारीय होती है। तो मृदा क्षारीय होती है, ध्यान रखें आप। ऐसी मृदाओं के अंदर क्या होता है? जिस मृदा में विनिमय सोडियम आयन की कुल मात्रा विनिमय धनायनों की 10 से 15% से अधिक हो जाती है तो वो मृदा क्या हो जाएगी? आपके क्षारीय हो जाएगी। और इनका पीएच कितना रह जाएगा? इन मृदाओं का पीएच हो जाएगा आपके लगभग 8 से अधिक हो जाएगा। पीएच 8 से अधिक होता है। इन मृदाओं का पीएच 8 से अधिक होता है। और जब विनिमय सोडियम की मात्रा इस सीमा से अधिक हो जाती है तो इस मृदा में क्या हो जाती है? वो क्लोराइडी संकल को संतृप्त करता है और सोडियम क्ले में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? वो सोडियम में। तो इनका पीएच क्या अधिक हो जाता है और इनकी सोडियम की अनुपात सीमा से अधिक होता है तो सोडियम अनुपात सीमा से अधिक हो जाता है तो कोलाइडी संकीर्ण मतलब मृदा का जो कोलाइडी पार्टिकल है कोलाइडी संकीर्ण को संतृप्त करता है तो ये क्ले या जो वो मृदा है वो क्ले क्या कहलाती है? आपके सोडियम क्ले। इस प्रकार से सोडियम क्ले में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि सोडियम की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो वो क्ले क्या हो जाएगी? सोडियम क्ले में परिवर्तित हो जाती है। सोडियम क्ले में परिवर्तित हो जाती है और इनका पीएच मान भी क्या हो जाता है? 9 से लेकर आपके 12 के मध्य हो जाता है। और वो इनका पीएच मान भी कितना हो जाता है? इनका पीएच मान 9 से लेकर 12 तक हो जाता है एवं मृदाएं भी क्या नहीं रहेगी? आपके उपजाऊ नहीं रहेगी। अगली बात समझ में। तो क्या बात की अपन ने? 3 पॉइंट से बात की। फर्स्ट नंबर अपन ने बात की कैल्शियम आयन की बढ़ती है तो मृदा उपजाऊ क्षमता बढ़ती है।
मृदा में कैल्शियम आयन की अधिकता होती है तो मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात की अपन ने कि मृदा के अंदर हाइड्रोजन आयन या एल्यूमिनियम आयन की मात्रा बढ़ती है तो वो मृदा क्या हो जाएगी आपके, उसके अंदर मृदा के अंदर क्या हो जाएगी, उपजाऊ क्षमता कम होगी और वातन भी कम होगा और वो मृदा भुरभुरी हो जाएगी। फिर उसके उपचार के लिए अपन ने लिखा कि चूने का प्रयोग करते हैं। फिर अपन तीसरी पॉइंट की बात कर रहे हैं जो अभी लिख रहे हैं कि जब मृदा में सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है आपके, सोडियम आयन की, एल्यूमिनियम की देख ली, कैल्शियम की देख ली, सोडियम आयन की मात्रा 10 से 15% तक अधिक हो जाती है तो वो मृदा क्या हो जाएगी आपके, क्षारीय हो जाएगी, मृदा क्षारीय हो जाएगी और उसका पीएच मान कितना हो जाएगा आपके, 8 हो जाएगा, 8 से अधिक। मतलब पीएच स्केल तो अपन को पता ही है कि पीएच स्केल में क्या होता है 0, 7 और 14, 0 से 7 के मध्य तो वो अम्लीय होती है और 7 से 14 के मध्य वो क्या होती है आपके, क्षारीय होती है। तो ये 8 है तो वो क्या क्षारीय है, मतलब क्षारीय होने लग जाती है। और सोडियम के अनुपात सीमा और अधिक हो जाती है तो वो कोलाइडी संकीर्ण व मृदा का कण पार्टिकल संतृप्त हो जाता है सोडियम से और वो क्ले क्या कहलाती है आपके, सोडियम क्ले में परिवर्तित हो जाती है और इसका पीएच मान और बढ़ जाता है, 9 से 12 तक हो जाती है और ये मृदाएँ क्या रह जाती है, उपजाऊ नहीं होती है। मृदा की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है आपके, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, मृदा उपजाऊ नहीं रहती है, मृदा उपजाऊ नहीं रहती है, तो मृदा उपजाऊ नहीं रहती है, ये ध्यान रखें आप। पहली बात तो ये सारी अगर कंडीशन हो जाती है तो मृदा की उपजाऊ क्षमता समाप्त होने लग जाती है और मृदा की उर्वरता भी कम होने लग जाती है। अगली बात समझ, 3 पॉइंट पढ़ लिए अपन ने मृदा की उर्वरता से संबंधित। अब एक और बात करते हैं, अगर मृदा में सभी सामान्य मृदाओं में कुल विनिमय भस्म की मात्रा और CAC 80 से 90, पहले ये आगे बात समझ, सोडियम की मात्रा मृदा क्षारीय हो जाती है और पीएच मान 8 रहता है और अधिक बढ़ जाती है तो पीएच मान 9 से 12 हो जाता है और वो मृदा क्या रहती है, उपजाऊ नहीं रहती है। अगली बात करते हैं अपन, ये तो हो गया आपके इससे संबंधित बात कि कैल्शियम की हो गई, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों की हो गई और तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ लिया सोडियम आयन की। अब अगला नंबर 4 की बात करते हैं। अगर एक सभी सामान्य उपजाऊ मृदाओं में सभी सामान्य उपजाऊ मृदाओं में कुल विनिमय भस्म मतलब जैसे कैल्शियम है वो, ये क्या है दनाइन, कुल विनिमय भस्मों के अंदर क्या विनिमय भस्म में कौन कौन से आएंगे आपके, कैल्शियम, इसके अलावा आपके मैग्नीशियम, इसके अलावा आपके पोटेशियम और सोडियम। अगर ये धनायनों की मात्रा बढ़ती है की मात्रा CEC मतलब धनायन विनिमय क्षमता, CEC का लगभग क्या रहेगा आपके 80 से 90% तक होती है। तो पहली बात अपन ने की कि सभी जो उपजाऊ मृदाएं हैं में कुल विनिमय भस्म मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम की मात्रा CEC का लगभग कितनी 80 से 90% तक होती है। मतलब धनायन विनिमय क्षमता की लगभग 80 से 90% इन विनिमय भस्मों के कारण होती है और विनिमय हाइड्रोजन प्राय 20% से कम होती है। मतलब ये तो इनकी मात्रा तो 80 से 90% तक होती है, 90% तक होती है और हाइड्रोजन आयन की और विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है आपके, विनिमय हाइड्रोजन H+ विनिमय हाइड्रोजन क्या होता है आपके 20, विनिमय हाइड्रोजन 20% से कम होता है। ये तो 80 से 90% तक होते हैं, हाइड्रोजन 20% से कम होता है। और इन मृदाओं में कैल्शियम मुख्य विनिमय भस्म होती है। जो अपन ने बात की, इन मृदाओं में कैल्शियम की क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है, मुख्य विनिमय भस्म होती है जिसकी कुल विनिमय धनायनों से क्या होती है, कैल्शियम की मात्रा कुल विनिमय धनायनों की
कुल विनिमय धनायनों की कितनी होगी, कुल विनिमय धनायनों की आपके 60 से 80% तक होती है। इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा 60 से 80% तक किसकी होती है, कैल्शियम तक, कैल्शियम की होती है। आगे बात सुन, कैल्शियम की होती है। तो इस मृदा को कैल्शियम की अगर मात्रा देखो, विनिमय भस्म में 80 से 90%, ये आयन है, 4 आयनों की बात कर रहे हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पर, और हाइड्रोजन की मात्रा 20%। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी हो गई आपके, कैल्शियम की। तो ये मृदा क्या कहलाएगी आपके, तो विनिमय कैल्शियम की मात्रा, विनिमय कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर, कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर कैल्शियम क्ले कहलाती है। वो क्या मृदा क्या कहलाएगी आपके, जैसे सोडियम की मात्रा अधिक हुई तो वो मृदा क्या कहलाई, सोडियम क्ले। तो ये कौन सी क्ले कहलाएगी, कैल्शियम क्ले बनती है। वो मृदा कौन सी बन जाएगी आपके, कैल्शियम क्ले बन जाएगी। और इनकी अभिक्रिया क्या रहती है, उदासीन। इनका पीएच मान भी क्या रहता है, जिनकी अभिक्रिया उदासीन, जिनकी अभिक्रिया उदासीन होती है, और इसका पीएच मान कितना हो जाता है आपके, 6.5 से 7.5 तक होता है। तो अपन ने क्या बात की अभी तक, देखो आज की क्लास में अपन ने बात की है, पहले तो मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। इसके अंदर अपन ने बात की कि मृदा के अंदर कुल विनिमय भस्म मतलब धनायनों की मात्रा, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम की मात्रा धनायन विनिमय क्षमता की लगभग कितनी होती है, 80 से 90% तक होती है। धनायन विनिमय क्षमता की 80 से 90%, ये 4 विनिमय भस्म होते हैं। और 80 से 90% ये हो गया, लगभग 20% से भी कम किसकी मात्रा होती है आपके, हाइड्रोजन आयन की होती है। अब ये विनिमय भस्म 80 से 90% है, उसमें से सिर्फ कैल्शियम आयन की मात्रा Ca+2 की मात्रा 80 से 90% तक होती है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो उसी के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो ये मृदा कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर ये क्ले क्या बनती है, कैल्शियम क्ले। जैसे पहले अपन ने बात की कि सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने से पीएच का मान 8 हो जाता है। 8 से अगर और सोडियम संकीर्ण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो क्ले कौन सी क्ले कहलाती है, सोडियम क्ले में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्ले कैल्शियम क्ले में परिवर्तित हो जाती है। और जिनकी अभिक्रिया क्या रहती है, कैल्शियम की उदासीन रहती है, और पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होता है। जो अपन ने बात कर ली थी कि 6.5 और 7 लगभग 7 के बीच में होता है, तो वो 7 नंबर पे क्या होती है, वो उदासीन होती है। क्या होती है आपके, उदासीन। तो उदासीन प्रकृति की मृदाएं सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, और उसके अंदर क्या होता है, उदासीन प्रकृति की मृदाएं उपजाऊ भी होती है, और उनके अंदर ये उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होने से वो पादपों के लिए उपयोगी, और मृदा की उर्वरता को भी क्या करती है, बढ़ाती है। तो मृदा की उर्वरता को भी क्या करती है, वो बढ़ाती है। तो ये भी आप ध्यान रखें, मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाती है और उसकी उपजाऊ क्षमता भी ज़्यादा हो जाती है। तो आज की क्लास में अपने मृदा की उर्वरता और धनायन विनिमय क्षमता के संबंध में 4 पॉइंट किए पढ़े हैं, उनको मैं आपको 2 मिनट में चारों को रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, ताकि अपन ने क्या पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाए आसानी से। सबसे पहले अपन ने बात की कि धनायन विनिमय क्षमता पादपों के लिए आकर्षित क्षेत्र में महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रकाश संश्लेषण पहला कारक महत्वपूर्ण है। उसी के अकॉर्डिंग दूसरे कारक की बात करें तो अपन धनायन विनिमय क्षमता पादपों के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात हो गई। फिर अपन ने 4 पॉइंट के आधार पर बात की, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और 4 नंबर 4। पहले के अंदर अपन ने बात की कि मृदा के अंदर कैल्शियम आयन, मृदा में कैल्शियम आयन मतलब Ca+2 की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम आयन अधिक मात्रा में होता है तो क्या होगी, वो मृदा उपजाऊ होगी। तो मृदा क्या रहेगी आपके, उपजाऊ रहेगी, ये बात ध्यान रखो आप, उपजाऊ होगी। और उदासीन प्रकृति की होगी, उपजाऊ रहेगी। इसके अलावा वो क्या करेगी, आपके मृदा के साथ में क्या करेगी, वातावरण के संपर्क में अच्छी रहेगी, जल निकास अच्छा होगा उसका। इसके अलावा वो दानेदार होगी, है ना, दानेदार होगी।
और इसके अलावा वो क्या रहेगी आपके दानेदार होगी और सरंध्री होगी। ये 4 पॉइंट उसके हो गए किसकी, कैल्शियम की मात्रा अगर ज़्यादा होने पर। पहले पॉइंट की अपन ने बात की, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगी, मृदा उपजाऊ होगी। दूसरी बात की अपन ने इसके अलावा हाइड्रोजन आयन तथा एल्यूमिनियम आयन की अधिकता होने पर क्या होगा, होने पर मृदा अम्लीय होगी, मृदा अम्लीय होगी। आगे बात समझ में। पहली बात अपन ने की कि कैल्शियम की मात्रा होगी तो मृदा उपजाऊ होगी और उदासीन रहेगी। दूसरी, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ेगी तो वो मृदा अम्लीय होगी, और अम्लीय होगी तो क्या हो जाएगा, उसका पीएच मान कम होगा, और अम्लीय होने से मृदा भुरभुरी हो जाएगी और वो उपजाऊ क्षमता उपजाऊ कम होगी। अगली बात हमने दूसरी बात कर ली कि उपजाऊ कम रहेगी, इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया कि वो उपजाऊ कम रहेगी। फिर अपन ने तीसरी बात की मृदा के अंदर सोडियम आयन की अधिकता, सोडियम आयन की अधिकता होने से मृदा क्षारीय होगी। सोडियम आयन की अधिकता होने पर मृदा क्या हो जाएगी, आपके क्षारीय हो जाएगी, और क्षारीय होने से पीएच मान कितना रह जाएगा, उसका पीएच मान 8 या फिर आपके 9 से 12 के मध्य हो जाएगा। पीएच मान क्या हो जाएगा आपके 9 से 12 के मध्य, और वो मृदा क्या होगी, वो मृदा या क्ले क्या कहलाएगी, आपके सोडियम क्ले कहलाएगी, और वो भी क्या होगी आपके उपजाऊ, उपजाऊ क्या होगी आपके कम होगी। आगे बात समझ, दूसरी बात, तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि वो मृदा सोडियम क्ले का निर्माण करेगी और उपजाऊ कम होगी। अब नंबर 4 पॉइंट की बात, चौथे की बात कर रहे हैं अपन, जिसके अंदर अपन ने बात की अभी धातुओं की विनिमय पश्मों में अगर कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, है ना, इनकी अगर मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम की, सोडियम की, इनकी मात्रा अगर बढ़ेगी तो वो इनकी मात्रा होती है CC की कितनी, 80 से 90% के मध्य होती है इन चारों आयनों की मात्रा। इसके अलावा और हाइड्रोजन की कितनी होती है आपके, लगभग 20% तक होती है, और इसी 80 से 20% के अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा आपकी कितनी होती है, 60 से 80%। तो वो क्ले कौन से क्ले का निर्माण करेगी, आपके कैल्शियम क्ले का निर्माण करेगी। कैल्शियम क्ले होने की मात्रा जिसकी ज़्यादा होगी उसी के नाम से जाना जाएगा, है ना, कैल्शियम क्ले के आधार पर मानी जाएगी। अब इसके आगे, और ये कैल्शियम क्ले मृदा होगी तो वो मृदा क्या होगी आपके, क्या होगी आपके, ये मृदा उपजाऊ होगी, उपजाऊ होगी और उपजाऊ होगी तथा क्या रहेगा, इसका पीएच मान भी क्या रहेगा आपके 6.5 से 7.5 के मध्य, और उदासीन पीएच वाली मृदाएं ज़्यादा उपजाऊ होती है और उनकी उर्वर क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से अपन ने धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता के बारे में पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात कर ली, 4 पॉइंट के अंदर बात कर ली अपन ने, और मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, गुड लक, धन्यवाद। इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे।